गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है, टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पिछले 3 वीडियो में एरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और क्रेब साइकिल के बारे में बताया है। और अब हम बात करते हैं आज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, किस प्रकार जो हाइड्रोजन ग्राही होते हैं NADH वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और उससे फिर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, आंतरिक झिल्ली होती है, उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का समूह होता है। तो 4 एंजाइम्स होते हैं मेनली, वो ETS का पार्ट बनाते हैं। और एक 5वां एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीसोम या FN पार्टिकल। तो यहाँ पे 4 एंजाइम होते हैं: कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंजाइम, कॉम्प्लेक्स सेकेंड एंजाइम, कॉम्प्लेक्स थर्ड एंजाइम एंड कॉम्प्लेक्स फोर्थ एंजाइम। तो ये एंजाइम्स का समूह होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में भाग लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे जो NADH बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और एक जो FADH बनता है, FADH2, उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करके, और हाइड्रोजन को रिमूव करना और हाइड्रोजन के साथ जो प्रोटॉन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो ये एनर्जी लिबरेट करता है, और वो एनर्जी अल्टीमेटली बेसिकली ATP के रूप में ट्रैप होती है। तो यहाँ पे कौन कौन सा स्टेप होती है वो देखते हैं। ये जो डायग्राम है इसमें मैंने आपको बताया कि ये क्रिस्टी होती है अंदर, और ये जो उभार है ये क्रिस्टी हो गई, और इसमें ये ऑक्सीसोम लगे हुए हैं जिन्हें F1 पार्टिकल भी कहते हैं, F1 F0 पार्टिकल्स, राइट। इसकी डिटेल में स्टडी करते हैं हम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 5 डिफरेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं इनर मेम्ब्रेन पे, जैसा कि मैंने अभी बताया। कौन कौन से हैं? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है NADH, कोएंजाइम Q, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये उसका नाम है पूरा, या उसको NADH डिहाइड्रोजनेज सिंपली कह सकते हैं, लेकिन NADH कोएंजाइम Q ऑक्सीडो रिडक्टेज है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रियाएं यहाँ पे होती हैं। हाइड्रोजन है वो यहाँ NADH से हटता है, रिमूव होता है, और अटैच भी होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रियाएं होती हैं। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो जो इसमें आयरन, नॉन हीम आयरन सल्फर सेंटर होते हैं, FES सेंटर होते हैं, जिनको हम नॉन हीम आयरन सल्फर सेंटर कहते हैं। ये 6 की संख्या होती है, इनकी 6 संख्या में होते हैं। और एक होता है कोफैक्टर और होता है जिसको बोलते हैं FMN का पूरा नाम है फ्लेविन। F का मतलब फ्लेविन, M यानी मोनो, N का मतलब न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड ये होता है। ये NADH से हाइड्रोजन रिसीव करता है और FMN कन्वर्ट इनटू FMNS2 हो जाता है, और फिर ये आगे है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। आयरन और सल्फर जो सेंटर है यहाँ पे, नॉन हीम आयरन सल्फर सेंटर है। नॉन हीम का मतलब हीमोग्लोबिन में जो जिस प्रकार से विन्यास होता है, हीमोग्लोबिन में जो हीम समूह होता है वैसा हीम नहीं होता है, राइट। उसकी बजाय दूसरा जो है हीम होता है, यानी पोरफायरिन रिंग होती है, उसमें आयरन होता है, इसलिए इसको हम नॉन हीम आयरन सल्फर सेंटर कहते हैं। या आयरन जो मॉलिक्यूल होता है वो जनरली Fe+2 स्टेज में होता है, और जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है ये कन्वर्ट हो जाता है Fe3 में, यानी फेरिक आयन कंडीशन में हो जाता है। फिर ये दूसरा एक इलेक्ट्रॉन लेता है, वापस ये Fe2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो Fe3 और Fe2 का कन्वर्जन होता रहता है। दूसरा इसमें ग्रुप होता है वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेकेंड। कॉम्प्लेक्स सेकेंड ये कहलाता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, SDH एंजाइम, जो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ व्यवस्थित होता है, और क्रेब साइकिल में जो सक्सिनिक एसिड है उसको फ्यूमेरिक एसिड में बदलने का काम करता है।
ये कॉम्प्लेक्स सेकंड का पार्ट है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन ग्राही होता है वो होता है एफ ए डी हाइड्रोजन ग्राही होता है, हाइड्रोजन रिसेप्टर होता है। इसमें भी एफ सेंटर होते हैं, लेकिन वो 4 एफ सेंटर होते हैं। यहाँ पे 6 नॉन हीम एफ सेंटर होते हैं, यानी आयरन सल्फर सेंटर होते हैं। कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है, इसमें हम बात करें तो इसमें कॉम्प्लेक्स थर्ड जो एंजाइम समूह है उसका नाम है साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम सी, और ये रिडक्टेज समूह है। इसका काम भी अपचयन करना होता है। वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो होगा यहाँ भी एफ सेंटर पाए जाते हैं, अर्थात यहाँ भी आयरन पाया जाता है, जिसका काम है इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करना और आगे भेजना। फेरस से फेरिक, फेरिक से फेरस में कन्वर्ट होना, फिर वापस फेरिक में कन्वर्ट होना। तो ये कंडीशन चलती रहती है यहाँ पे कि सबसे पहले जो 3 अवस्था है, ये जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी ये कन्वर्ट हो जाएगी Fe2 में। तो ये भी यहाँ पे होता है। चौथा समूह है वो कहलाता है साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3, या इसको बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, इसमें 2 प्रोटीन होती हैं, साइटोक्रोम ए होती है और एक साइटोक्रोम A3 होती है। इसमें आयरन सल्फर की बजाय कॉपर सल्फर सेंटर होता है। यहाँ पे कॉपर पाया जाता है, जो कि पहले क्यूपरिक अवस्था में होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ये क्यूपरस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफ़र करता रहता है। तो ये चौथी प्रोटीन का समूह होता है। पांचवा जो एंजाइम समूह होता है वो ऑक्सीसोम होता है, और जैसा कि अभी बताया इसे हम F1 F0 या एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। अब इनकी प्लाज्मा झिल्ली पे व्यवस्था कैसे होती है, ये इस डायग्राम में हम देखते हैं। ये प्लाज्मा झिल्ली है और इस प्लाज्मा झिल्ली में ये 4 समूह है। ये पहला समूह ग्रुप फर्स्ट एंजाइम समूह, जिसको NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कहते हैं, या NADH कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडो रिडक्टेज भी कहते हैं। दूसरा समूह ये है जिसको कि FAD जिसमें पाया जाता है, जिसको सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज कहते हैं। तीसरा कॉम्प्लेक्स है वो ये पूरा का पूरा है, यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये कॉम्प्लेक्स है, इसको साइटोक्रोम BC कहते हैं। और चौथा समूह है वो ये है, चौथे समूह को हम बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। और पांचवा जो समूह है वो ये है, जिसको हम F1 और F0 पार्टिकल कहते हैं। इसमें हम यदि देखें तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की ये इनर झिल्ली है, और इस इनर झिल्ली में ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है। यहाँ पे बेसिकली ये हो गया पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, दिस वन इज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और ये साइटोप्लाज्मिक साइड कहलाती है, ये मैट्रिक्स की तरफ वाली साइड कहलाती है। तो जो क्रैब साइकिल होता है वो यहाँ होता है, और इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि इस पहला जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है वो एंजाइम कॉम्प्लेक्स NADH और H+ जो बनता है क्रैब साइकिल के दौरान, उससे हाइड्रोजन ग्रहण किया जाता है यहाँ पे, जिसको हम कह सकते हैं प्रोटॉन, और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 H+ आयन हैं यहाँ पे, NADH और H+ आयन। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ही हाइड्रोजन होते हैं, वो ग्रहण किया जाता है। NADH NAD+ में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं सल्फर आयरन सल्फर सेंटर के द्वारा, और जो हाइड्रोजन है वो ग्रहण की जाती है FMNS के द्वारा। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन ग्रहण करके FMNS2 में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो बाहर की तरफ पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल जो स्पेस है वहाँ पे फेंक दिए जाते हैं, उस साइड में निकाल दिए जाते हैं, राइट। इसके बाद में फिर 2 जो हाइड्रोजन निकल गए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन द्वारा, यानी फेरिक से फेरस, फिर वापस फेरिक, फिर फेरस, फिर वापस फेरिक। तो ऑक्सीडेशन होता है, फिर रिडक्शन होता है, फिर ऑक्सीडेशन होता है, फिर रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन पहले ग्रहण किए जाएंगे, रिडक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे आयरन के द्वारा, तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं यूबीक्विनोन के पास। यूबीक्विनोन जो है एक मोबाइल कैरियर प्रोटीन होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में ग्रुप फर्स्ट और कह सकते हैं ग्रुप थर्ड के बीच में होती है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स थर्ड प्रोटीन के बीच में पाई जाने वाली प्रोटीन है। यूबीक्विनोन जो है
ये ग्रहण करके, जिसको हम कोएंजाइम क्यू भी कहते हैं, ये यूबी क्विनोल में कन्वर्ट हो जाती है। ये भी अपचयित हो जाते हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 हाइड्रोजन आयन जो है 2H+ आयन जो है वो मैट्रिक्स से प्राप्त हो जाते हैं, ये अपचयित हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद में 2 जो क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पर जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स बी है उसको सौंप दिए जाते हैं, उस पर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। यहाँ पे साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1 ये 2 प्रोटीन होती हैं, साथ ही साथ वही आयरन सल्फर सेंटर होता है, तो फेरिक्स है वो फेरस में कन्वर्ट होता रहता है। ये देखिए, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, ये फेरिक है, ये फेरस में कन्वर्ट हो गया, फिर ये आगे इलेक्ट्रॉन दे देता है, वापस फेरिक बन जाता है। तो इस प्रकार ये व्यवस्था यहाँ पे चलती रहती है। ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये फेरिक अवस्था और ये फेरस, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, वापस ग्रहण करके ये बदल जाता है वापस फेरस, फिर ये फेरिक और फिर ये वापस 3 हो गया, फिर ये ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन, फिर वापस ये Fa2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये व्यवस्था आगे चलती रहती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस थर्ड से साइटोक्रोम सी नामक एक कैरियर के पास पहुंच जाते हैं। साइटोक्रोम सी जो है वो एक मोबाइल कैरियर कहलाता है, इसको हम एक मोबाइल कैरियर कहते हैं। तो 2 प्रकार के यहाँ पे मोबाइल कैरियर हैं, एक का नाम है यूबिक्विनोन और एक का नाम है साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी जो है वो कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स 4 जो प्रोटीन समूह होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में, उनके बीच में स्थित होता है। इसका काम जनरली जो इलेक्ट्रॉन हैं वो थर्ड से उनको ट्रांसफ़र करता है फोर्थ ग्रुप की तरफ। तो ये साइटोक्रोम सी प्रोटीन जो है ये मूवेबल प्रोटीन होती है, ये घूमती रहती हैं और जो इनर मेम्ब्रेन है उसके पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ जनरली ये सिचुएटेड होती है, मतलब थोड़ा सा बाहर की तरफ सिचुएटेड होती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन है जब जाते हैं तो ये 2 हाइड्रोजन जो एटम हैं वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ यहाँ फिर प्रवाहित कर दिए जाते हैं, ठीक है। और तीसरे जो है, जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के पास आते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है उसमें साइटोक्रोम साइटोक्रोम A3 प्रोटीन होती है, साथ ही क्यूप्रस और क्यूप्रिक आयन होते हैं। ये क्यूप्रिक है, जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ये क्यूप्रस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आते हैं किसके पास, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास। जैसे ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास आते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेंस हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई और ये H+ आयन के साथ क्रिया करके और H2O बना लेती है, यानी जल का मॉलिक्यूल यहाँ पे तुरंत ही बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इसी दौरान जो हाइड्रोजन आयन जो है वो भी यहाँ से इस साइड में पंप कर दिए जाते हैं। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो है उसमें 2H+ आयन है वो पंप कर दिए जाते हैं। तो ये ओवरऑल हम देखें इसको, तो इस यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ फर्स्ट से लेकर के, और ये फोर्थ जो क्या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स है, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इस दौरान 3 बार H+ आयन जो होते हैं 2H+ आयन वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रवाहित कर दिए जाते हैं, मैट्रिक्स से पेरी माइटो, ये मैट्रिक्स वाला भाग है माइटोकॉन्ड्रिया का, और ये जो है दो जो झिल्लियां हैं इनर और आउटर उनके बीच का स्थान है, तो इसे हम कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसमें यहाँ पे भेज दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, अर्थात यहाँ पे pH वो कम हो गया और यहाँ पे pH बढ़ जाता है, यहाँ पे OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई क्योंकि H+ आयन जो है ज़्यादातर वो इस साइड में पुशअप कर दिए गए। हम देख रहे हैं कि 2, 2, 4, 2, 6 H+ आयन है वो माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस की जो M साइड है इनर मेम्ब्रेन की, वहाँ से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भेज दिए जा रहे हैं। तो उससे क्या फ़ायदा है, उससे फ़ायदा ये है कि अब जो है यहाँ पे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट उत्पन्न हो जाता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब है कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, अर्थात यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया और यहाँ पे है वो
स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो गया, यानी H प्लस आयन यहाँ पे हो गए। इसको बोलते हैं हम प्रोटॉन प्रवणता, प्रोटॉन की सांद्रता ज़्यादा होगी। चूँकि H प्लस आयन जो है वो सीधा इस झिल्ली से अंदर वापस नहीं आ सकते, तो इन पे एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स लगता है। प्रोटॉन मोटिव फोर्स का मतलब ये H प्लस आयन है वापस है वो मैट्रिक्स की तरफ आना चाहते हैं, जैसा कि हम पढ़ते हैं ना किसी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यानी ये वापस है वो मैट्रिक्स में आना चाहते हैं, लेकिन ये आ नहीं सकते क्योंकि ये मेम्ब्रेन है, ये इम्परमिएबल है H प्लस आयन के लिए। तो फिर क्या होता है, ये केवल एक जगह से ही परमिएबल है, उसको कहते हैं प्रोटॉन चैनल। और प्रोटॉन चैनल पाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जो है, जिसको हम ऑक्सीसोम कहते हैं, उसकी प्रोटीन के बीच में एक प्रोटीन होती है, उनके बीच में एक छिद्र बनता है, वहाँ से प्रोटॉन जो आयन है वो आ सकते हैं। तो जैसे ही ये प्रोटॉन आयन इधर से आते हैं, इस प्रोटीन की जो सरफेस है वहाँ पर इस F1 पार्टिकल में, ये जो F1 पार्टिकल है, इस F1 पार्टिकल में क्या पाया जाता है, यहाँ पे ATP सिंथेटेज नामक एंजाइम पाया जाता है। जैसे ही प्रोटॉन इधर से गुजरेंगे, ATP सिंथेटेज एंजाइम एक्टिवेट होता है, सक्रिय होता है, और ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला करके वो किसका निर्माण कर देता है, ATP का निर्माण करता है। तो जैसे जैसे H प्लस आयन आएंगे हर बार ATP बनेंगी। चूंकि यहाँ पे 3 बार H प्लस आयन जो हैं वो बाहर की ओर मूव करते हैं, 3 बार, एक बार शुरुआत में NADH यहाँ पे, फिर यहाँ पे सेकंड में, और फिर ये थर्ड में। तो इसलिए 3 बार H प्लस आयन आते हैं, तो एक बार में यूँ माना जाता है कि लगभग 1.5 जो ATP है, सॉरी 2.5 ATP का यहाँ पे निर्माण होता है। NADH से जो एनर्जी बनती है वो कितना ATP है, 2.5, क्योंकि 3 बार जाता है ये H प्लस आयन, 3 बार पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल से जो है स्पेस में जा रहे हैं मैट्रिक्स से, तो यहाँ पे एनर्जी है वो 2.5 ATP है वो NADH से बनती है। और जब FADH2 से FAD का निर्माण होता है, तब जो हाइड्रोजन आयन साथ ही इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यहाँ सेकंड से होता है। सेकंड से इलेक्ट्रॉन जाते हैं यूबिक्विनोन के पास, यूबिक्विनोन से जाते हैं थर्ड के पास, थर्ड से जाते हैं साइटोक्रोम C के पास, साइटोक्रोम C से जाते हैं फोर्थ कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम A के पास, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं ऑक्सीजन के पास। इस दौरान केवल 2 बार, एक थर्ड पोजीशन पे और एक फोर्थ ग्रुप वाली जगह से H प्लस आयन मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में धकेल दिए जाते हैं। तो यहाँ 2 बार धकेले जाते हैं, इसलिए FAD से 1.5 ATP का निर्माण होता है। ATP का जो निर्माण है वो FAD से 1.5 ही होता है। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है वहाँ पे किस प्रकार से प्रोटीन व्यवस्थित होती हैं और उनमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे मैंने बताया 2 मोबाइल कैरियर प्रोटीन होती हैं, एक का नाम है यूबिक्विनोन जिसको कोएंजाइम Q कहते हैं, और एक होती है साइटोक्रोम C। ठीक है, इसको साइटोक्रोम C है, ये भी एक मोबाइल कैरियर प्रोटीन होती है जो तीसरे और चौथे के बीच में पाई जाती है। और FES सेंटर होते हैं वो 6 होते हैं, नॉन हीम आयरन सल्फर सेंटर, जो कि फर्स्ट में होते हैं, और थर्ड जो है सेकंड वाला है उसमें भी होते हैं, वहाँ पे 4 FES सेंटर होते हैं। और इसकी डिटेल हम बाद में देखते हैं 5वें की। एनर्जी जो प्रोडक्शन है यदि हम देखें इसको, तो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन है वो -50.5 किलो कैलोरी है वो एनर्जी रिलीज होती है इस सिस्टम के द्वारा, इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो इसलिए इसको माइनस है, क्योंकि एनर्जी बाहर लिबरेट हो रही है, तो इसलिए ये माइनस में हम इसको लिखते हैं। और ये 52.5 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। एक मोल ग्लूकोज से इतने किलो कैलोरी एनर्जी है वो क्या कह सकते हैं, रिमूव होती है, प्रोडक्शन होता है। वो अलग अलग होती है कि जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र जो है वो
फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से कोएंजाइम क्यू को होता है तब -16 किलो कैलोरी होती है, 16.6। कॉम्प्लेक्स थर्ड से मोबाइल कैरियर प्रोटीन को जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसपोर्ट होता है तो -10.1 किलो कैलोरी पर मोल होती है। और कॉम्प्लेक्स फोर्थ से ऑक्सीजन को जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसपोर्ट होता है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होती है, -25.8 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो टोटल 52.5 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स फोर्थ जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे उसके द्वारा लिबरेट की जाती है। ये पांचवा जो समूह है जिसको हम ऑक्सीसोम या एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को यदि हम देखें तो इसकी स्ट्रक्चर हमें ऐसी दिखाई देती है प्लाज्मा झिल्ली में। इसमें ये जो पार्ट है फूला हुआ, जैसे कि एक मशरूम जैसी आकृति दिखाई देती है, ये पार्ट कहलाता है F1 पार्ट। ये स्टाक होता है और यहाँ पे ये जो झिल्ली फोस्फोलिपिड में धसा हुआ होता है इसे हम बेस कहते हैं, आधार कहते हैं, या इसे हम F0 पार्ट कहते हैं। तो ये शीर्ष भाग है F1 पार्ट, ये स्टोक है और ये कहलाता है F0 या बेस। शीर्ष भाग में 3 बीटा प्रोटीन होती हैं, 1, 2 और 3, और 3 ही अल्फा प्रोटीन होती हैं, 1, 2, 3, और तीनों अल्टरनेटिव व्यवस्थित होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक डेल्टा प्रोटीन जुड़ी हुई होती है जो कि B2 प्रोटीन जो होती हैं उनसे एसोसिएटेड रहती हैं। एक गामा प्रोटीन होती है जो स्टाक बनाती है, जो जितनी भी 6 प्रोटीन हैं उनके बीचों बीच में सेंट्रली व्यवस्थित होती है। और यदि हम F0 पार्ट की बात करें तो F0 पार्ट में 3 प्रोटीन हमें देखने को मिलती हैं, A प्रोटीन, B प्रोटीन और C प्रोटीन। और साथ ही साथ एक एप्सिलन प्रोटीन होती है जो केवल जो गामा प्रोटीन है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये जो सी प्रोटीन होती हैं ये रोटेबल प्रोटीन होती हैं, जैसा कि ये दिख रहा है कि ग्रीन कलर वाली सारी की सारी रोटेबल प्रोटीन है। गामा प्रोटीन भी क्या है, रोटेबल होती है। रोटेबल का मतलब ये घूमती रहती है, रोटेट होती रहती हैं। जबकि जितनी भी रेड कलर वाली ये अल्फ़ा, बीटा और बी प्रोटीन और ए प्रोटीन है ये स्टैटिक प्रोटीन होती है, यानी गमन नहीं करती हैं। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है वो इस सी प्रोटीन में पाए जाने वाले प्रोटॉन जो चैनल होते हैं उनके थ्रू एंटर करते हैं। जैसे प्रोटॉन हाफ चैनल है उसके थ्रू एंटर करके वो साइटोसोलिक मीडियम में पहुंच जाते हैं। तो ये सी प्रोटीन 10 से 12 होती हैं, ए प्रोटीन 1 होती है, बी प्रोटीन लगभग 2 होती हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी है, फ्रीमैन और चैपमैन कंपनी की, फ्रीमैन एंड कंपनी, उससे साभार लिया गया है। और ये हम इसको ओबलाइज कर रहे हैं इस बुक को और समझाने के पर्पस से। तो ये स्ट्रक्चर कहलाती है हमारा ऑक्सीसोम। चूँकि ये जो बीटा प्रोटीन होती है इस बीटा प्रोटीन के अंदर ये एक इकाई होती है जो कि एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की तरह कार्य करती है। एटीपी सिंथेटेज, जैसे ही यहाँ पे प्रोटॉन बाहर निकलते हैं ये गामा प्रोटीन है वो रोटेट होती है और रोटेट होने से इस बी प्रोटीन को एक्टिवेट करती है। जैसे एक्टिवेट होगी ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो मैट्रिक्स में पड़ा हुआ है उन दोनों को बांध देगी और बांधने से एटीपी बनेगा। तो बांधेगी कब, जब ये एनर्जी लिबरेट होगी तब ये एडीपी फॉस्फेट के साथ बाइंड अप होगी और एटीपी का निर्माण होगा। अर्थात ये जो एनर्जी है ये इस प्रकार से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये होता है हमारा प्रोटॉन की स्ट्रक्चर। इसमें देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीसोम F1 पार्टिकल, इसके 3 पार्ट मैंने बताया, हेड, स्टोक और बेस। हेड में 3 प्रोटीन है, 3 अल्फ़ा है, 3 बीटा होती हैं। एक का मोलिकुलर वेट 52,000 है अल्फ़ा का और बीटा का 55,000 होता है। और क्या काम करती हैं, अल्फ़ा है एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, अल्फ़ा में प्रमोटर एक्टिविटी पाई जाती है, बीटा सब यूनिट होती हैं। और बीटा क्या करती है, कैटालाइटिक साइट पाई जाती है, एटीपी हाइड्रोलाइसिस और एटीपी सिंथेसिस। बीटा प्रोटीन के अंदर कैटालाइटिक साइट होती है। कैटालाइटिक साइट मतलब उत्प्रेरण स्थल इसमें पाया जाता है जहाँ पर
एटीपी का अपघटन होता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, या फिर एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर के एटीपी का निर्माण कर लेते हैं। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे होती हैं। स्टार्च में जैसे मैंने बताया एक गामा होती है, एक डेल्टा होती है और एक एप्सिलन प्रोटीन होती है। इनका मोलिकुलर वेट अलग अलग होता है, 31,000, 19,000 और 15,000। और गामा जो है रोटेट द ट्रांस मेम्ब्रेन एनर्जी, गामा प्रोटीन है वो रोटेट करती रहती है एनर्जी को F0 से F1 में। और जो एप्सिलन प्रोटीन है वो मेन कंपोनेंट है स्टार्च का, रिक्वायर फॉर F0 F1 असेंबली बाइंड टू डेल्टा सब यूनिट। ये इसमें देखने को मिलता है। F0 के अंदर 3 प्रोटीन होती हैं, A यूनिट, B यूनिट और C यूनिट। A में 1 होती है, B में 2 होती हैं, 2 प्रोटीन होती हैं, और C है लगभग 9 से 12 प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। एक का मोलिकुलर वेट 30,000, B का 17,000 और C है वो छोटी छोटी होती हैं 8,000। एक प्रोटीन का मोलिकुलर वेट होता है। इनका काम क्या है? इनका काम है प्रोटॉन चैनल का निर्माण करना। C तो प्रोटॉन चैनल बनाती है और A और B जो है वो प्रोटॉन चैनल को स्टेबलाइज रखती हैं, उसको क्या कह सकते हैं, स्थिर रखती हैं, ताकि प्रोटॉन है यानी H+ आयन है वो इस ऑक्सीसोम में से होकर के निकल सकें। तो ये जैसे यहाँ पे प्रोटॉन चैनल होते हैं, C के अंदर प्रोटॉन बाउंड टू एस्पार्टेट ये हाफ चैनल होते हैं। तो प्रोटॉन यहाँ से निकल करके और जो है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जा सकता है। तो ये देखने को यहाँ पे हमें मिलता है। ओके, तो ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसके अंदर 4 कॉम्प्लेक्स हैं। इसको आप डायग्राम को याद रखें और एग्ज़ाम में यू कैन ड्रा दिस डायग्राम एंड एलाबोरेट ऑल द स्टेप्स। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगले वीडियो में हम किस प्रकार जो साइटोप्लाज्म में बनने वाला NADH है वो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में जाता है, अंदर जाता है, क्योंकि आंतरिक झिल्ली इम्परमिएबल होती है तो वहाँ पे शटल पाए जाते हैं। तो वो शटल कैसे काम करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। 2 प्रकार के शटल होते हैं, एस्पार्टेट मैलेट शटल और एक होता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।